कुछ और क्वेश्चंस के साथ थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं इस कंसेप्ट पर कि जब हमारे पास इस तरीके से इंट्रोड्यूस किए जाए फंक्शंस की मुझे पता करना है कि वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मतलब उनके क्लासिफिकेशंस को लेकर अगर सवाल आए तो हम कैसे उसे फिगर आउट करते हैं डिफ्रेंशिएट करके। इस बारे में कुछ एग्जाम्पल से थोड़ी और क्लैरिटी अब हम आज के इस लेक्चर में लेंगे। ये तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाई जा रही है, चूँकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। इस प्रिपरेशन में जो शुरुआत हमने की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, उसके बाद हम कैलकुलस पर शिफ्ट हुए, देन हम आपके वेक्टर्स इन 3D करेंगे, अलजेब्रा करेंगे और ट्रिगो के साथ अपनी कहानी को कंक्लूड करेंगे। इस प्रिपरेशन में हम आपको कंसेप्ट सिखाते हैं, उन्हें एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करवाते हैं, देन असाइनमेंट क्वेश्चंस देते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, एंड देन चैप्टर को कंक्लूड करते हैं JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। आई होप आप जानते हैं हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। इवन आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। आज अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या अनफोल्ड होता है, देखिए, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के। तो के बारे में वो जानकारी चाह रहे हैं जिसके लिए ये जो फंक्शन है x² + kx + 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, वो हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन बना रहे इंटरवल 1 से 2 में। सर एक बात बताओ, फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है जनाब वो है आपका x² + kx + 1, है ना। मैं चाहता हूं कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन बना रहे, तो पहले तो मैं इसके डेरिवेटिव तक पहुंचने में इंटरेस्टेड हूं। बिल्कुल निकाल लीजिए। इसका डेरिवेटिव अगर निकाला जाए तो वो क्या होगा, वो होगा f' जो कि कितना हो जाएगा 2x + कितना k। अब मुझे चाहिए कि जो ये f' है आपका वो क्या हो, f' 1 से 2 के बीच की वैल्यूज़ के लिए जब मैं x की वैल्यू 1 से 2 के बीच रखूं, आपका f' हमेशा कैसा रहे, वो पॉजिटिव रहे, तभी ये कैसा होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं कहा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन कहा है, तो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। यानी कि क्या, यानी कि आपका 2x + k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। आप सुन रहे हैं? अब दो बातें, या तो कि x की टर्म्स में k को लिख दो या k की टर्म्स में x को लिख दो, जो आपको ठीक लगे। तो मेरा ये कहना है कि जो k है सर आपका, वो हमेशा k जो है वो आपका हमेशा -2x से बड़ा हो। आप देख पा रहे हो क्या, k जो है वो हमेशा -2x से बड़ा या उसके इक्वल हो। अब -2x क्या हो सकता है सर? देखो -2x यहाँ से कुछ आपको पता चलेगा। आप देख पा रहे हो क्या? अगर मैं देख पा रहा हूँ तो x जो है सर वो आपका कहाँ से कहाँ तक है, वो आपका 1 से 2 तक है, बीच में है। तो -2x कहाँ से कहाँ तक होगा सर? अगर आप -2x मुझसे पूछेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आई होप आप देख पा रहे हो। तो 1 और 2, 1 को मल्टीप्लाई किया तो -2, 2 को मल्टीप्लाई किया तो -4। तो शैलाई से -2x आपका -4 से -2 तक होगा। अब k जो मुझे चाहिए वो -2x से हमेशा बड़ा चाहिए। -2x आपका -4 से -2 तक है, तो शैलाई से जो k होगा सर आपका, वो अगर -2 के इक्वल या इससे बड़ा रहा तो हमेशा आपका k जो है वो -2x से बड़ा होगा। k -2x के बड़ा या इक्वल होगा, मतलब 2x + k हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। मतलब उस केस में आपका f' कैसा होगा, हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो क्या मैं बड़े ही आसान से मैनर में एक सिंपल सी बात कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि k हमेशा मुझे क्या चाहिए, -2 के इक्वल या उससे बड़ा। क्या पूछा जा रहा था? आपको k की छोटी से छोटी पॉसिबल वैल्यू निकालनी थी, जिसके लिए जो फंक्शन है आपका वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो k सर -2 या -2 से बड़ा हो तो हमेशा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो k की छोटी से छोटी पॉसिबल वैल्यू क्या है, -2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा -2। क्या एक बहुत ही सिंपल सा, एक बेसिक सा क्वेश्चन समझ आया, इसमें कोई भी डिफिकल्टी? आई थिंक अब आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में चीज़ें कैसे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है f(x) और g(x) आपके डिफरेंशिएबल एंड इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं। अच्छा, डिफरेंशिएबल और इंक्रीजिंग का क्या मतलब? मतलब f' आपका ग्रेटर देन 0 है और आपका g' भी ग्रेटर देन 0 है। चलो इक्वल टू भी लगा लेता हूँ क्योंकि उसने स्ट्रिक्टली नहीं कहा। तो वो पूछ रहा है विच ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। इनमें से अब कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो हमेशा इंक्रीज होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, आप f(x) + g(x) को लेकर क्या ओपिनियन रखते हो? सर मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव बताओ। तो f(x) + g(x) का डेरिवेटिव होगा f'(x) + g'(x). अब प्लीज ध्यान से सुनना, मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि f'(x) 0 या 0 से बड़ा है, g'(x) 0 या 0 से बड़ा है।
तो इनका सम भी तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है या इससे बड़ा ही है, ये भी 0 या 0 से बड़ा है, तो इनका सम भी तो 0 या 0 से बड़ा होगा। यानी कि आपका fx प्लस जी एक्स, अगर f डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव अगर आपका 0 या 0 से बड़ा है, तो आपका fx प्लस जी एक्स कैसा होगा, वो आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आप सुन रहे हैं? अच्छा सर, अगर ये पता चला तो आप इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हो, fx इंटू जी एक्स? आई थिंक मैं बता सकता हूँ, fx इंटू जी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसका डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी f डैश एक्स, सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो fx एज इट इज और gx का डेरिवेटिव g डैश एक्स। इससे क्या पता चल रहा है? मैं 2-3 बातों पर बात करता हूँ। क्या मुझे f ऑफ x और g ऑफ x के बारे में पता है? नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता है कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव। चाहे मुझे पता हो कि ये और ये पॉजिटिव हैं, चाहे मुझे पता है कि f डैश एक्स और g डैश एक्स आपके नॉन नेगेटिव हैं, मतलब वो 0 या 0 से बड़े हैं, मुझे इसके और इसके बारे में तो नहीं पता ना। अब सुनो ध्यान से, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, और अगर ऐसा रहा तो ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। आप समझो बात को, मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको बता देता हूँ। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अब जब ये कुछ भी हो सकता है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर ये दोनों नेगेटिव रहे तो ओवरऑल एक्सप्रेशन नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव रहे तो भी ये नेगेटिव, मतलब ये तो खैर पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये दोनों पॉजिटिव रहे तो ये पॉजिटिव, और अगर इनमें से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहा तो फिर वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि कौन सी बड़ी वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आएगा ओवरऑल इस एक्सप्रेशन के डेरिवेटिव का। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन के डेरिवेटिव का सिग्नेचर में डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कहूँगा इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मुझे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको चाहे ये और ये पता भी है तो ये और ये नहीं पता है ना, तो कैसे आप पता करेंगे? और कोई खासी विशेष जानकारी तो दी नहीं गई है। चलो, ये अगर बात पता चली तो थर्ड स्टेटमेंट पर आते हैं, f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव होगा f डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स। आई होप ये तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। अब सुनो, ये पॉजिटिव, लेकिन इनमें से कौन सा बड़ा, x की किस वैल्यू पर कौन कितना बड़ा, मतलब अगर जैसे ये 3 है तो ये 2 है तो रहा 1 यानी पॉजिटिव, पर अगर ये 2 रहा और ये 3 रहा तो ये -1, तो मुझे फिर से नहीं पता कि x की किस वैल्यू पर ये कैसे बिहेव करे, तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि ये f डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। और अगेन मैं अगर फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो मैं कहूँगा मुझे नहीं पता, मतलब मैं कह रहा हूँ नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब होगा बीच में कहीं इंक्रीजिंग कहीं डिक्रीजिंग, जो भी रहा होगा, पर मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं पता तो मैं यही कहूँगा, जो भी रहा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फिगर आउट नहीं कर सकता। उसने ये तो बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो मैं कह रहा हूँ बहुत आराम से मैं कहूँगा कि ये तो होगा, पर इन दोनों के बारे में पता नहीं है, और पता नहीं है तो ऑलवेज के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता। बहुत बड़े शब्द हैं, है ना, राम या पैगंबर या गुरु नानक कहें ऐसे शब्द तो अच्छा लगता है, आई विल ऑलवेज लव यू। आप हमेशा किसी को प्यार करें इस बात की गारंटी थोड़ी है। ऑलवेज बहुत बड़ा शब्द है, ये जो शब्द हैं ऑलवेज, नेवर, इन्हें बहुत सोच समझ के यूज़ किया करिए। जैसे आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर ब्रेक योर प्रॉमिस, है ना, तो ये बड़े बड़े शब्द हैं, इन्हें थोड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल करिए, है ना, इनसे बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस निकल कर आता है। तो जब मैथ्स में इन्हें कहीं ना कहीं किसी स्टेटमेंट में यूज़ किया जाता है तो बहुत केयरफुली देखिएगा कि चीज़ें कैसे हो रही है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगले स्टेटमेंट पर आ जाएं, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ज़रा मुझे सिखा दें आप कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछता है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो सर वो बड़े सिंपल से मैनर में हम निकालेंगे। कैसे? जैसे डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर, तो सर डिनोमिनेटर तो सुलझ गया, क्या रहा? पॉजिटिव। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जी डैश एक्स और न्यूमरेटर एज इट इज। फिर वही कहानी, डिनोमिनेटर मुझे पता है कि सर पॉजिटिव है क्योंकि जी एक्स का स्क्वायर है तो वो तो पॉजिटिव ही होगा। और दूसरी बात, एक और बात पता होनी चाहिए कि जी ऑफ एक्स आपका 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी समझो बात को, मुझे एफ डैश एक्स पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मुझे जी डैश एक्स पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मुझे जी ऑफ एक्स पता है क्या? नहीं। मुझे एफ ऑफ एक्स पता है क्या? नहीं। तो इनके डिफरेंस को लेकर मैं कुछ कह सकता हूँ क्या? फिर से मेरे पास कोई ओपिनियन नहीं है। अगर मेरे पास कोई ओपिनियन नहीं है तो मैं इसके डेरिवेटिव को नहीं बता पा रहा हूँ कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और नहीं बता पा रहा हूँ तो मैं इसको भी यही कहूँगा दैट इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या ये पूरा पार्ट समझ आ रहा है कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सोचा और कैसे वर्कआउट किया? एवरीवन कंफर्टेबल
कंफर्टेबल सो फार? यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें कोई परेशानी तो नहीं है? अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, वो क्या लिख रहा है। वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। किस तरीके से? g ऑफ x जो है, मतलब f ऑफ x तो डिफरेंशिएबल है, और g ऑफ x उसने एक फंक्शन लिखा f ऑफ x का क्यूब माइनस 3 टाइम्स f ऑफ x का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स f ऑफ x प्लस 5x प्लस 3 sin x प्लस 4 cos x फॉर ऑल x विच आर रियल। तो आपको प्रूव करना है कि आपका g ऑफ x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जब जब f ऑफ x इंक्रीजिंग है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, f ऑफ x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा मतलब आपका f डैश x हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। उसने ये कहा कि अगर आपका f इंक्रीजिंग है तो gx भी एक इंक्रीजिंग होगा, तो मैं मान लेता हूँ f इंक्रीजिंग है, मतलब f डैश x क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरी आप बस इतनी सी बात पता करने में हेल्प करिए, g डैश x क्या होगा? तो मैं चेन रूल अप्लाई करता हूँ। चेन रूल के अकॉर्डिंग f ऑफ x के क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स f ऑफ x का स्क्वायर और f डैश x, आगे सुनिएगा, माइनस f ऑफ 3 टाइम्स f ऑफ x का स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 कितना? 6, माइनस साइन लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा? माइनस 6। f ऑफ x का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? f ऑफ x इंटू f ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना? f डैश x। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 4 टाइम्स f ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना? 4 टाइम्स f डैश x। कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा, बचा हुआ ये हिस्सा 5x का डिफरेंशिएशन कितना? सर वो आपका आ जाता है कितना? 5। अब जो बच रहा है उस पार्ट पर बात करते हैं। 3 sin x प्लस 4 cos x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3 sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 cos x, कोई दिक्कत तो नहीं है, और 4 cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस 4 sin x। उसे मैं यहाँ लिख लूँ पहले तो चलेगा क्या? अब सारी बातें छोड़कर आप मुझे कुछ चीज़ों के जवाब दीजिए। क्या मैं g डैश x को लेकर कोई ओपिनियन रखता हूँ, दे सकता हूँ क्या? मैं कोशिश करूँगा। मैं सारी बातें छोड़ पहले तो इस पार्ट पर आपसे बात करना चाहता हूँ। माइनस 4 sin x प्लस 3 cos x कैसा है? गौर से सुनिएगा। माइनस 4 टाइम्स साइन एक्स प्लस 3 cos x। अगर आपको ये बात याद है तो मुझे बहुत खुशी होगी, अगर नहीं भी याद है तो घबराइए मत, हमने इस बारे में बात कहीं ना कहीं कभी ना कभी की है, आज वापस कर लेते हैं। अगर आपसे कभी भी कोई कहे a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, या थीटा की जगह कोई और भी एंगल दे दे पर वो एंगल सेम रहना चाहिए दोनों के पास, तो आप बिना ज़्यादा परेशान हुए इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है मेरा यकीन करिए ट्रिगो में पढ़ेंगे, अभी बस मान लीजिए ऐसा होता है। और अगेन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल प्रॉपर्टीज़, आप इसे याद रखिएगा, इस पर सवाल बनते हैं और आते हैं। मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं, यहाँ लिखा है माइनस 4 sin x प्लस 3 cos x, तो ये किससे किसके बीच लाई करेगा? माइनस 4 sin x प्लस 3 cos x को अगर आप देखें तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट 5, तो ये हमेशा आपका माइनस 5 से 5 के बीच में लाई करेगा। फिर क्या? फिर मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाता हूँ, इसमें मैं 5 ऐड करता हूँ, कोई परेशानी तो नहीं है? इसमें जब मैंने 5 ऐड किया तो दोनों तरफ, रादर तीनों तरफ, यहाँ भी 5 ऐड किया, यहाँ भी 5 ऐड किया, और यहाँ भी 5 ऐड किया। जब हमने ऐसा किया तो 5 माइनस 5 कितना हो जाता है? सर ये आपका आ जाता है 0, है ना। और यहाँ पर जब किया तो 5 प्लस 5 कितना आता है? सर ये आपका आ जाता है 10। आई यू ऑल एग्रीइंग विद दिस? कोई परेशानी यहाँ तक? आई होप इस बात से तो आप सहमत हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो निकल कर आ रहा है, ये तो हमारा सॉर्टेड है। अब सर आप इस पर अपना क्या ओपिनियन रखते हो, इस एक्सप्रेशन पर अपना क्या ओपिनियन रखते हो? 3 टाइम्स देखो एक छोटी सी बात, यहाँ से f डैश x उठाया और यहाँ से f डैश x उठाया, तो ओवरऑल f डैश x कॉमन लिया। मैं पूरे एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतने हिस्से की बात कर रहा हूँ। अगर इस एक्सप्रेशन में से मैंने f डैश x कॉमन लिया होता तो सुनना ध्यान से, ये क्या बचता? ये बचता 3 टाइम्स f स्क्वायर x, नोटिस करिएगा प्लीज़ ध्यान से, है ना। f डैश x कॉमन ले लिया, ये कितना बचता है? ये बचता माइनस 2 तो कॉमन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, है ना। ये कितना आता है? ये आता 6 टाइम्स fx, है ना। और ये कितना आता है? ये आता आपका 4। कुछ गलत तो हमने नहीं किया, बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3 टाइम्स f स्क्वायर x f डैश x, 6 इंटू एफ एक्स एफ डैश एक्स और 4 टाइम्स एफ डैश एक्स। बढ़िया, है ना। मैंने क्या लिया? मैंने एफ डैश एक्स ओवरऑल कॉमन ले लिया, कोई परेशानी? अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसे लेकर मैं कुछ कह सकता हूँ क्या? इस एक्सप्रेशन को लेकर मैं कुछ कह सकता हूँ क्या? 3 टाइम्स समथिंग माइनस 6 इंटू समथिंग प्लस 4।
चलो देखो, मैं इसे एक अलग तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है? मुझे मुश्किल लग रही है, परफेक्ट स्क्वायर में शायद ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, मतलब कोशिश कर सकते हैं पर मुश्किल लगेगी, मतलब दिक्कतें आएंगी थोड़ी। तो मैं इसे कर सकता हूँ पर उसमें थोड़े से ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें, तो या तो वैसे कर लो या फिर एक और तरीका है, सुनना यहाँ से, बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। पहले तो इसे ऐसा आप नहीं देख पाओगे, तो मैं इसे एक छोटा सा एक आसान तरीके से सोचता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स के है, ताकि मैं आपको आसानी से चीज़ें समझा पाऊँ। तो ये लिखा हुआ है 3k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 4। सुनना ध्यान से, मेरे पास लिखा हुआ क्या है, सुनना ध्यान से, लिखा हुआ है 3k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 4। मेरी बात को प्लीज़ ध्यान से सुनना, मैं कुछ बहुत अच्छी सी बात आपको दिखाना चाह रहा हूँ। 3k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 4, ठीक है सर, ये लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है? हाँ, मेरा मन तो हो रहा है कि मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ, तो कुछ परेशानी है आपको? नहीं है, तो कोशिश करते हैं। इसे मैंने लिखा √3 के। आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो आप इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके देख लें, या थोड़े से क्वाड्रेटिक के अगर आपको बेसिक्स पता है तो वैसे सोच लें। मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ। पहले परफेक्ट स्क्वायर में जाते हैं, देखना ध्यान से। परफेक्ट स्क्वायर में अगर गए तो इसे लिखता हूँ मैं √3k का होल स्क्वायर। आप सुन रहे हो क्या? कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा, इस 6k को मैं क्या लिखने में इंटरेस्टेड हूँ? मैं इसे लिखता हूँ 6 को, पहले तो 2 लिखा, फिर मैंने क्या लिखा √3k। कोई परेशानी तो नहीं है? देखो -2a, तो ये a बन गया। अब b के लिए क्या चाहिए? b के लिए मुझे कुछ तो चाहिए। अब b बनाने के लिए पहले तो ये बताओ यहाँ पर क्या मिसिंग है? सर यहाँ पर 3 मिसिंग है। क्यों? क्योंकि अगर √3 मिसिंग है। √3 कैसे मिसिंग है? क्योंकि अगर √3 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6, तो ये -6k बन जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab बना, तो b मिल गया। b क्या मिला? b मिला आपको √3, तो b का स्क्वायर मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 ऐड करना है। 3 ऐड करने के लिए मैं 4 में से 3 उधार ले लूँ क्या? तो बचेगा कितना? तो बचेगा 1। आप मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, बहुत अमेजिंग सी बात होने वाली है अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो। देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और एक वो 1 है जो अलग से, ये इसी एक्सप्रेशन को मैंने लिखा है ना। k जो था वो f ऑफ x था, अगर आपको याद है तो, अगर आप भूले नहीं हो तो f ऑफ x को हमने क्या माना था थोड़ी देर के लिए? k। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से? अब नोटिस करिएगा, अब अगर मैं चीज़ें देखूं तो ये बन जा रहा है √3k माइनस √3 का होल स्क्वायर, और क्या प्लस आपका 1। कोई दिक्कत इस बात से? आई थिंक कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं हो गई। अब आप एक बात बताओ, अगर आप √3 कॉमन भी ले लें, जो कि हम यहीं से ले सकते थे, अगर इसमें से मैंने 3 उधार ले लिया होता तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स k माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 टाइम्स k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप एक बात बताओ, f ऑफ x यानी k कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव 0 पॉजिटिव मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो पहली बात तो ये कि k माइनस 1 का स्क्वायर या उल्टा 3 भी मल्टीप्लाई कर दो, वो हमेशा आपका 0 या 0 से बड़ा होगा। उसमें अगर मैंने 1 ऐड किया, उसमें अगर मैंने 1 ऐड किया तो आई होप आप रियलाइज़ कर पा रहे हो, हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा। आपको कुछ बात समझ आ रही है? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो एक्सप्रेशन आपके पास लिखा हुआ था, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास लिखा होता है, ये अंदर वाला एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आपका हमेशा 1 या 1 से बड़ा है। सर इतनी मेहनत लाइफ में करनी पड़ेगी क्या? मैं कहूँगा इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, एक समझदार स्टूडेंट को तो कभी भी नहीं। तो इसको सोचने का कोई और तरीका है क्या? है, ध्यान से देखना। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो बताओ k स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3, जो कि क्या है? पॉजिटिव। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट बता सकते हो क्या? देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आता वो होता कितना भाई? b स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर कितना? 36, माइनस 4ac, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 आई थिंक 48, सो दैट वुड हैव बीन 48। और ये देख पा रहा हूँ मैं, ये एक नेगेटिव वैल्यू है। अब सुनना, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसमें x स्क्वायर यानी k स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, मतलब इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, मतलब ये हमेशा एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला जो कि x एक्सिस से ऊपर है, मतलब ये हमेशा हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू कैरी करेगा, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। आई होप आप देख पा रहे हो, वो हमेशा 1 से बड़ा है। तो बस इन 2 बातों से ही मैं कह सकता था इतनी मेहनत किए बिना। पर अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। मैंने क्या कंक्लूड किया, अब बात समझना। मैंने 2 बहुत क्रूशियल सी बातें कही, अगर आपने सुनी और समझी हैं तो। हमने पता किया कि आपका 3 टाइम्स एफ स्क्वायर एक्स माइनस 6 एफ एक्स प्लस 4 जो है, ये हमेशा आपका 1 या 1 से बड़ा है। एफ डैश एक्स आपका हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। तो ये एक्सप्रेशन वर्स्ट केस में 0 इंटू एनीथिंग 0 होगा, उससे छोटा तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों 0 या 0 से बड़े हैं एटलीस्ट। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। अच्छी बात है।
अच्छा, ये एक्सप्रेशन 0 से 10 के बीच है, मतलब 5 - 4 sin x + 3 cos x भी हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। मतलब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ इस पर, किस बात पर, ये जो आपका लिखा है 5 - 4 sin x + 3 cos x, ये जो पार्ट है ये भी आपका हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो ये जो इतना हिस्सा था ये भी 0 या 0 से बड़ा, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी 0 या 0 से बड़ा, और दो 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज को आप ऐड करें तो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। मतलब मैं कुछ कह पा रहा हूँ क्या? मैं शायद कुछ कह पा रहा हूँ सर। जब मुझे पता था कि f' is greater than equal to 0, I could conclude in that case g' is also going to be greater than equal to 0. And if I am able to assess कि g' आपका 0 या 0 से बड़ा है तो g of x कैसा है? तो g of x आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि g' x की हर एक रियल वैल्यू के लिए, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, x की हर एक रियल वैल्यूज के लिए 0 या 0 से बड़ा है। मतलब f' जब 0 या 0 से बड़ा है तो हम कुछ कंक्लूड कर पाए, और इस वजह से मैं कहूंगा कि हाँ, g of x भी आपका कैसा फंक्शन होगा? g of x भी आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आता है, जरा गौर से देखिएगा। अगले सवाल में हम क्या चीजें फेस करेंगे उससे नोटिस करते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, तो मुझे कुछ ग्राफ्स दे दिए गए हैं और वो क्या पूछ रहा है, कमेंट करिए, मतलब बताइए कि जो f of x है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, या नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, x इज इक्वल टू a के आसपास। मतलब x की वैल्यू जब a है तो उसके आसपास फंक्शन का बिहेवियर, फंक्शन की वैल्यू कैसी है वो आपको बतानी है। तो पहले a पर बात करता हूँ। आप थोड़ा ध्यान से देखो a के नेबरहुड में, मतलब a से छोटी वैल्यू पर और a से बड़ी वैल्यू पर, और a पर इसका बिहेवियर कैसा है। जरा मैं a को लेकर बात कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। अगर मैं इस a वाले पार्ट को, मतलब ये जो आपका a ऑप्शन है, a फिगर है, उसको लेकर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। जरा देखो a फिगर को लेकर अगर मैं अपना ओपिनियन देता हूँ तो जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स आपसे मांगता हूँ, है ना। जैसे ये पॉइंट जो होगा वो a प्लस डेल्टा होगा, a से थोड़ा जस्ट आगे, और ये जो पॉइंट होगा वो a से थोड़ा पीछे होगा, यानी a माइनस डेल्टा होगा। आप देख पा रहे हो f ऑफ a कुछ है, f ऑफ a प्लस डेल्टा कुछ है, और f ऑफ a माइनस डेल्टा कुछ है। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो क्या? दो तीन बातें। आप ये बताओ f ऑफ a और f ऑफ a प्लस डेल्टा में बड़ा कौन है? आई थिंक सर f ऑफ a और f ऑफ a प्लस डेल्टा में, पहले तो ये बात देखो, इन तीनों में क्या रिलेशन है सर? a माइनस डेल्टा आपका a से छोटा है और a प्लस डेल्टा आपका a से बड़ा है, ये तो बात हम जानते हैं। अब मैं आपसे इन दोनों बातों पर बात कर रहा हूँ, आप खुद जान पा रहे हो f ऑफ a आपका f ऑफ a प्लस डेल्टा से बड़ा है। आई होप आप देख पा रहे हो, आपका जो f ऑफ a है सर वो आपका f ऑफ a प्लस डेल्टा से बड़ा है। दूसरी जरूरी बात, एक और चीज ध्यान से नोटिस करिएगा, f ऑफ a प्लस डेल्टा आपका f ऑफ a माइनस डेल्टा से बड़ा है। वैसे ऐसे दिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये f ऑफ a माइनस डेल्टा से बड़ा है। तो मुझे कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कि जब x1 x2 से बड़ा हो तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से छोटा हो, डिक्रीजिंग का या इंक्रीजिंग का? ऐसा मुझे बहुत सॉर्टेड सा पैटर्न नहीं दिख रहा है, आप समझो ना। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों शफल होके यहाँ आ गए और ये दोनों शफल होके यहाँ चले गए, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है ना x1 x2 x3 तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 और f ऑफ x3 दिख रहा हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। या फिर ऐसा भी नहीं दिख रहा है f ऑफ x3 f ऑफ x2 और f ऑफ x1, मतलब या तो पूरे तरीके से वैसे ही चल रहा होता जैसा वो ऑर्डर होता है, या उसका इन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तो ये ऑर्डर शफल हो गया है, आप देख पा रहे हो ना, ये पार्ट यहाँ आया, ये पार्ट यहाँ गया और ये पार्ट यहीं रहा। मतलब आई होप मुझे शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं, और वैसे भी वो ग्राफ से दिख रहा है, मतलब इतना हम पता नहीं क्यों इस बात में इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बट फिर भी जब बात निकली है तो समझ लेते हैं ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से आपको देना चाह रहा हूँ। ये आपका पॉइंट था, यहाँ पर ये आया था, यहाँ पर ये पॉइंट था, और यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू थी। अब वाई एक्सिस पर तीनों की वैल्यू देखो ना, अब वाई एक्सिस पर तीनों की वैल्यू देखो। जब ए पर देखी तो ये थी, ध्यान से सुनना, जब ए से छोटी वैल्यू पर देखी तो ये थी, और जब ए से बड़ी वैल्यू पर देखी तो ये वैल्यू थी। आप सुन रहे हो क्या? कोई परेशानी तो नहीं? आई होप इससे देखकर, इसे ऑब्जर्व करके आप कह पा रहे हो कि सर इस फंक्शन का बिहेवियर काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है। पहले कम था छोटी वैल्यू पर, फिर उससे बड़ी वैल्यू पर बढ़ गया, और उससे बड़ी वैल्यू पर फिर कम हो गया। तो ये तो बढ़ा और फिर कम हो गया, तो इंक्रीजिंग हुआ फिर डिक्रीजिंग हो गया। तो मैं क्या कहूँगा? मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा ना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। मतलब या तो इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, या होता ही नहीं कुछ भी। तो मैं कहूँगा इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। खैर इस बारे में बात करेंगे कि यहाँ तक इंक्रीजिंग था, यहाँ तक डिक्रीजिंग। और एक और समस्या है, पता है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये ब्रेक हो रहा है। तो इसके बारे में आप थोड़ा यहाँ पर बिल्कुल लिबर्टी लीजिए, क्योंकि इसने पहले यहाँ से जंप लिया फिर यहाँ आया, तो पहले बढ़ गया फिर कम हो गया। तो ना ये इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग है। तो मैं इस ए को लेकर अपना क्या ओपिनियन रखूँगा कि ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ए को लेकर मैं क्या कहूँगा? नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या ये बात आपको समझ आई? यहाँ पर आते हैं,
अब आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे इतना डिटेल्ड डिस्कशन देने की जरूरत नहीं है, कि अब कॉमन सेंस से अगर हम समझें तो मेरे ख्याल से हम फटाफट बता पाएंगे। देखना ध्यान से, ए से, अब आप खुद सोचो, ए से छोटी वैल्यू पर कैसा है, ए पर कैसा है, और ए से जस्ट बड़ी वैल्यू पर कैसा है। आप खुद बता पाओगे कि क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। जैसे ए से छोटी वैल्यू पर देखा तो सर ये वैल्यू थी, गौर से देखिएगा, ए पर ये वैल्यू थी, और ए से बड़ी वैल्यू पर देखा तो ये वैल्यू थी। तो देखो सर, जैसे जैसे आपने ए की वैल्यू बढ़ाई, मतलब जैसे जैसे एक्स एक्सिस पर आप बढ़े, वैसे वैसे वाई एक्सिस पर चीज़ें नीचे गिरी। देखो ना आप, जैसे जैसे आप पैटर्न क्या होता है, जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पर लेफ्ट से राइट आ रहे हो, वैसे वैसे वाई एक्सिस पर आप टॉप से बॉटम आ रहे हो। तो अगर लेफ्ट से राइट चलने पर मैं टॉप से बॉटम चल रहा हूँ, तो ये कैसा फंक्शन है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप देखो ना, यहाँ पर सबसे बड़ा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, तो ये कैसा फंक्शन है, ये आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। कि आप कंफर्टेबली अब ओपिनियन देख पा रहे हो हम कैसे सोच रहे हैं। और मेरे ख्याल से मुझे इतनी डिटेल में शायद अब बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आराम से ग्राफ देखकर अपना ओपिनियन दे सकते हो। जैसे फिर वही बात, सी को देखो सर, सी में क्या हो रहा है, अगर ए से छोटी वैल्यू पर देखा तो ये, ए पर देखा तो ये, और ए से बड़ी वैल्यू पर देखा तो ये। तो आप देखो, जब मैं लेफ्ट से राइट चला एक्स एक्सिस पर, तो मैं बॉटम से टॉप चल रहा हूँ वाई एक्सिस पर, मतलब ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। देखो छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, तो क्लियर सी बात है कैसा फंक्शन है, ये जाहिर तौर पर एक आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। व्हाट अबाउट दिस, डी वाले के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ध्यान से देखना। डी वाले पर ओपिनियन सुलझ रहा है, कैसे, गौर से नोटिस करो। इसके नेबरहुड में देखा तो कैसा था सर, इसके नेबरहुड में ये छोटा था, ए पर ये यहाँ आया, और ए से आगे ये यहाँ आया। क्या इस फंक्शन को लेकर आप कह सकते हो कुछ? पहली बात तो हाँ, ए पर ये डिफरेंशिएबल तो नहीं है, जी हाँ, मैंने आपकी बात मानी, ए पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन ए से आगे की किसी वैल्यू पर अगर मैं देखूं, वो किस पॉइंट पर पूछ रहा है सर, ए पर बताओ, तो मैं ए पर अगर कहूंगा ना, तो मैं कहूंगा ए से पहले तो ये, अगर ए से पहले आप देखते तो मैं कहता इंक्रीजिंग है। लेकिन सर ए पर तो ये स्टैग्नेंट हो गया ना, और अगर ये स्टैग्नेंट है तो आप तो पूछ रहे हो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो मैं कहूंगा ए पर इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि ए पर अगर देखा तो यहाँ से आगे जाने पर वो स्टैग्नेंट हो रहा है, मतलब यहाँ से आने पर वो सेम वैल्यू दे रहा है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है आपकी थॉट प्रोसेस और मेरी थॉट प्रोसेस में, दो बातों को लेकर, कि कोई शख्स कहेगा कि सर ये फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग तो है ना, मैं कहूंगा हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये फंक्शन उठा और स्टैग्नेंट रहा, और नॉन डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन इसे मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकता, बिल्कुल नहीं कह सकता। पर इसे मैं, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं इसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ए पर जो इसका बिहेवियर है वो कैसा है, वो अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहूँ कि ए से जस्ट पहले और ए के जस्ट बाद में क्या हुआ, तो ए से जस्ट पहले ये इंक्रीजिंग था, लेकिन ए के जस्ट बाद ये कैसा हो गया, स्टैग्नेंट हो गया। तो ए पर मेरे लिए समस्या ये है कि एग्जैक्ट ए पर अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा इसका बिहेवियर, क्योंकि ए पर एग्जैक्ट आप पूछोगे तो मैं मल्टीपल टेंजेंट्स बना पा रहा हूँ, क्योंकि एक शार्प टर्न है, ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो समस्या ये है सर कि ए से पहले इंक्रीजिंग था, ए के बाद स्टैग्नेंट है। तो आप इसे स्पेसिफिकली ज़्यादा कुछ नहीं कहोगे, पर इतना ज़रूर कहोगे कि नॉन डिक्रीजिंग तो है, कि डिक्रीज नहीं हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स ए से पहले इंक्रीजिंग था और ए के बाद स्टैग्नेंट है। तो मैं इसे इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकता हूँ। क्या कोई परेशानी तो नहीं है? आई रिपीट, डी को लेकर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन ही आएगा, तो मैं बस इसे इतना ही कहूँगा कि ए के नेबरहुड में, अगर आप लेफ्ट साइड के नेबरहुड में देखेंगे तो इंक्रीजिंग है, और राइट साइड के नेबरहुड में देखेंगे तो स्टैग्नेंट है। तो ए पर आप पूछेंगे तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि ए पर नहीं बता पा रहा हूँ ना बहुत खुलकर कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। कोई परेशानी, क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग तो है, पर ए पर इंक्रीजिंग भी तो नहीं है ना, क्योंकि ए के आगे बढ़ा मैं थोड़ा सा भी तो इंक्रीज नहीं हुआ वो। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस सवाल में वो क्या कह रहा है वो समझो। फाइंड द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो वो लैम्डा में इंटरेस्टेड है। किस तरीके से? जिसके लिए ये फंक्शन आपका एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाए x की वैल्यू 1 पर। तो x से पहले, 1 से पहले क्या रहा हो मुझे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। 1 के बाद में क्या रहा हो मुझे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। बस 1 के आसपास, 1 के नेबरहुड में, मतलब 1 से जस्ट पहले और 1 से जस्ट बाद में वो मुझे ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर दिखा दे। मतलब देखो आप यहाँ पे ये जो बिहेवियर दिखा था हमें, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर नहीं था। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे 1 पर एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर चाहिए। इफ़ यू ऑल एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। 2-3 तरीके, या तो ग्राफिकल मैथड या लिमिट वाली मैथड, जैसा आपको ठीक लगे। मेरा आइडिया या थॉट इतना सा है कि अगर मैं ग्राफ के थ्रू सोचूं तो मुझे थोड़ा सा ना थोड़ी लिबर्टी मिल जाएगी चीज़ें सोचने में। ध्यान से देखना, मैं ग्राफ प्लॉट कर लूँगा ना तो मैं देख पाऊँ। और मैं ग्राफ को लेकर इतना लिबरल क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि भाई देखो, ग्राफ बन सकता है x+1 एक स्ट्रेट लाइन, x² - x+3 पैराबोला,
तो मैं बना पाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर ग्राफ बना लो। वरना अगर आपको नहीं लगता, जैसे यहाँ पर अगर ग्राफ नहीं होते तो बेशक मैं किस कंसेप्ट पर जाता, मैं जाता अपने लिमिट वाले कंसेप्ट पर या डिफरेंशिएशन वाले कंसेप्ट पर, और मैं दोनों ही पॉइंट से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि दोनों ही तरीकों से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। तो पहले हम अपने ग्राफ वाले और लिमिट वाले कंसेप्ट से थोड़ा सोचते हैं, फिर डिफरेंशिएशन से भी इसका आंसर निकालेंगे। गौर से देखिएगा, ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है सर, आपके पास क्या है, आपके पास कुछ ऐसा सा है ना। मैं इसका ग्राफ थोड़ा प्लॉट करने में इंटरेस्टेड हूँ, थोड़ा सा प्रिसीजन के साथ, थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि चीज़ें सही बनेंगी तभी आप सही आंसर अपना ला पाएंगे। गौर से सुनिएगा चीज़ों को और अच्छे से समझिएगा, है ना। देखना, मैं 1 के अराउंड आपसे सारी बात करने में इंटरेस्टेड हूँ, बिल्कुल 1 के अराउंड आपसे सारी बात करने में इंटरेस्टेड अगर हूँ, तो मुझे बताओ x+1 कैसा होगा। सर x+1 जो है, x+1 जो है वो 1 पर तो क्या हो जाएगा 2। अगर मैं 1 पर देखूं तो खैर वो 1 पर x+1 नहीं है, पर फिर भी अगर 1 पर देखा जाए तो 2 है, और 0 पर कितना रहेगा 1। आप सुन रहे हो क्या, मतलब x+1 का जो ग्राफ है वो कुछ उस तरीके से आ रहा होगा। मैं 2 पॉइंट्स अगर बना लूँ, है ना, मेरे पास कहीं ना कहीं क्या रहा होगा 0 और कहीं ना कहीं क्या रहा होगा 1, है ना। अगर 0 पर देखा तो ये होता 1 और 1 पर देखता तो 2, तो 0 पर अगर ये 1 होता और 1 पर ये 2 होता तो ये यहाँ और यहाँ से गुजर रहा होता। आप सुन रहे हो क्या, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती हमारी ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और ये x की किन सारी वैल्यूज़ के लिए होती, x की उन सारी वैल्यूज़ के लिए होती जो 1 से छोटी हैं। तो ये ग्राफ ऐसा बनता। 1 पर ये लैम्डा है, जो हम समझेंगे हमें नहीं पता है, पर 1 से बड़े होने पर ये क्या है जनाब, 1 से बड़े होने पर ये x² - x+3 है। ज़रा 1 से बड़े होने को इसे हटाओ, मैं थोड़ा इसके ग्राफ को वर्कआउट करने में इंटरेस्टेड हूँ कि ये कैसा है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। जैसे कि अगर मैं पूछूं x² - x+3 अगर ये एक फंक्शन होता, बस यही एक सारे x की रियल वैल्यूज़ के लिए मैं इसका ग्राफ देखता तो कैसा होता, जिसमें मैंने इसे एक स्ट्रेट लाइन के तौर पर देखा तो एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। तो एक कैसा पैराबोला है, मतलब जैसे मैं निकालने में इंटरेस्टेड हूँ कि x की वैल्यू जो 1 होगी तो कितना होगा, x की वैल्यू 1 के बाद होगी तो इसका कर्वेचर कैसा होगा, x की वैल्यू 1 से पहले इसका कर्वेचर कैसा रहा होगा, थोड़ा मुझे पैटर्न पता चल जाएगा कि ये फंक्शन कैसा जा रहा होगा। तो देखो 2-3 बातें, पहले इसका कोफिशिएंट कितना है, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मुझे पता चला ये एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। इसका डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल लेते हैं, b² कितना हो जाएगा 1 - 4ac, सो 4 × 3 कितना 12, तो 1 माइनस, आई होप 12 आपको दिख रहा है, एक नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट की वजह से मुझे पता चलेगा कि इसका जो कर्व है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, वाई एक्सिस कहाँ होगा मुझे नहीं पता, पर ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो, क्योंकि इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। कोई परेशानी इस बात में। अब 2-3 बातों पर आपसे मेरे सवाल हैं, सुनिएगा। पहला सवाल, जब x की वैल्यू 1 रही होगी तो ये कहाँ रहा होगा, वो निकालते हैं। जब x की वैल्यू 1 रही होगी तो 1 - 1 0, 0 + 3 3। तो जब सर x की वैल्यू 1 रही होगी ना तो ये 3 रहा होगा। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। सर अब 3 जो है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मुझे क्या पता। तो बिल्कुल कोशिश करते हैं, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। इवन बस मुझे ऐसा दिख रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, इवन जब x की वैल्यू 0 रही होगी ना तब भी ये 3 रहा होगा। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो 0 और 1 मुझे 2 ऐसे पॉइंट मिले जहाँ पर ये 3 रहेगा। जैसे मान लो, सुनना ध्यान से, अगर ये आपकी y एक्सिस है तो ये x की वैल्यू क्या है 0, है ना। तो इस पॉइंट पर ये कितना है, इस पॉइंट पर ये 3 है। आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। यानी इस तरीके से मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या रहा होगा, यहाँ पर ये 1 रहा होगा। कोई परेशानी तो नहीं। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि 0 और 1 दोनों पर ये 3 है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और अगर ये 0 और 1 दोनों पर 3 है तो 0 और 1 के एग्जैक्ट बीच में इसने अपना मिनिमा अटेन किया होगा, इफ़ यू ऑल आर एग्रीइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। खैर, मुझे किस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे 1 से पहले के ग्राफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इसको कब देखना है, 1 के बाद में। और 1 के बाद अगर मैंने देखना चाहा तो इसका कर्वेचर कुछ ऐसा चल रहा है। तो पहली बात तो ये कितना है 0, ये है 1, ये है 2, तो यहाँ कहीं कितना मिलेगा 3। तो 1 के बाद में, आई रिपीट, 1 के बाद में जब मैंने इसे देखा, 1 के बाद में जब मैंने इसे देखा तो वो 3 या 3 से बड़ा है। तो ऑफ कोर्स 1 पर तो इसको डिफाइन करना नहीं है क्योंकि 1 पर ये नहीं है, पर 1 के बाद में ये एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। तो इस तरीके से ये एक कर्व बनेगा जो आपका फंक्शन है। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है इन बातों को समझने में। ये आपकी स्ट्रेट लाइन थी कौन सी, x+1 वाली, और ये आपका कर्व है कौन सा, x² माइनस कितना, x+3 वाला। आई होप ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है बातें। समस्या क्या है, समस्या बस इतनी सी है सर कि अब मैं लैम्डा को किस तरीके से चुनूं। अब पिछले क्वेश्चन से ही रेफरेंस ले लो, ग्राफ के थ्रू आप खुद आंसर बता पाओगे। मैं लैम्डा को क्या ले लूं, ताकि मेरा फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाए। आप खुद सोचो सर, 1 से पहले और 1 के बाद में तो ये इंक्रीजिंग है। आई रिपीट,
1 से पहले और 1 के बाद में तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 और आई होप आप बात समझ पा रहे हो, ये कितना है, ये है 1 और ये है 2 है ना, और ये कितना है 0। मैं कह रहा हूं 1 पर लैम्डा कहां से कहां तक हो सकता है, देखो ध्यान से, अगर लैम्डा इससे इसके बीच रहा, अगर लैम्डा इन दोनों के बीच में कहीं भी रहा, तो फंक्शन अपना इंक्रीजिंग नेचर को नहीं खोएगा। क्यों सर? क्योंकि मान लो अगर आपका 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू, जैसे मैं मान लेता हूं लैम्डा कितना होता, जैसे लैम्डा होता लेट्स से 1 होता, तो लैम्डा की वैल्यू 1 होती तो आपका फंक्शन 1 पर ये होता, तो सर ये इंक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग था, फिर इंक्रीजिंग हुआ, तो ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बन जाता। मान लो ऐसा ना होकर लैम्डा की वैल्यू लेट्स से होती कितनी, 4 होती, तो यहाँ कहीं आ जाता, यानी 1 पर इसकी वैल्यू कितनी होती, 1 पर इसकी वैल्यू 4 होती, तो उस केस में इंक्रीजिंग बट डिक्रीजिंग, तो वापस ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाता। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ अगर लैम्डा 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले ले, इवन 2 भी ले ले या 3 भी ले ले, आप समझो ना, जैसे मैं लैम्डा की वैल्यू लेता हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल 2.5, तो यहाँ कहीं आ जाएगा, तो आप देखो ना 1 पर 1 के नेबरहुड में इंक्रीजिंग, 1 पर बड़ा और 1 के बाद फिर बड़ा, तो शैलाई से अगर आप 2 से 3 के बीच कोई वैल्यू रख देते हो, किसकी, लैम्डा की, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, अगर लैम्डा की वैल्यू आप 2 से 3 के बीच में कुछ रख देते हो, तो आपका फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। जरूरी बात यह है, प्लीज ध्यान से सुना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो होना ही है क्योंकि स्टैग्नेंट हो नहीं रहा है। 2 से 3 के बीच में क्या 2 और 3 भी ले सकते, बिल्कुल ले लो, आप अगर 2 बना दोगे तो भी मुझे कोई समस्या नहीं है, 3 बना दोगे तो भी मुझे कोई समस्या नहीं है। तो आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो क्या, कि लैम्डा अगर 2 से 3 के बीच है तो आपका फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या आप इस नेचर को समझ पाए? अच्छा सर, डिफरेंशिएशन से आप क्या करते? डिफरेंशिएशन से मैं एटलीस्ट ये पता कर पाता कि आपका ये जो फंक्शन है x+1, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, जरा देखो, x+1 का डेरिवेटिव निकाला तो कितना हो जाएगा, 1, जो कि पॉजिटिव है। इवन अगर मैं निकालूं x² - x+3 का डेरिवेटिव, तो ये कितना आता, या आता आपका 2x - 1, या आपका आता 2x - 1, और x की वैल्यू जब 1 या 1 से बड़ी रखेंगे, x की वैल्यू जब 1 या 1 से बड़ी रखेंगे, तो ये भी क्या होता, पॉजिटिव। तो मैं डेरिवेटिव से ये जरूर कह पाता कि आपका ये फंक्शन और ये फंक्शन अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में तो इंक्रीजिंग है। तो मेरे लिए मैटर ऑफ कंसर्न यही है कि थोड़ा फंक्शन के ग्राफ को लिमिट लेकर या थोड़ा अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आइडिया लगाकर बना पाऊँ, ताकि मैं फाइनली कंक्लूड कर पाऊँ कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं एक सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, ये 1 के नेबरहुड में 2 तक जा रहा है, ये 1 के नेबरहुड में 3 तक आ रहा है, तो 2 से 3 के बीच में अगर ये रहा तो मेरी लाइफ सॉर्टेड रहेगी, इसमें कोई नहीं विशेष मुश्किल बात नहीं है। आई होप अब आप कंफर्टेबली समझ पा रहे हो कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे कर रहे हैं। एक और सवाल और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, ये पीस वाइज डेफिनेशंस में जब फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर सवाल आते हैं तब बहुत केयरफुली सोचना पड़ता है, स्पेशली उन पॉइंट्स पर जहाँ पर फिर से ट्रांजिशन आता है। यहाँ पर वो क्या प्रूव करने को कह रहा है। आई होप आप कंफर्टेबल हो कि पीस वाइज डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस या डिफिकल्टी हमें नहीं आ रही। तो मैं एक एक करके दोनों पॉइंट्स पर बात करता हूँ। पहले तो मुझे ये जानना है सर कि इंडिविजुअली ये अपने अपने उन डोमेन में भी डिक्रीजिंग है या नहीं। मैं जो ट्रांजिशन पॉइंट है उस पर तो चेक कर लूँगा, पर ये अपने अपने डोमेन में भी होने चाहिए। तो एक एक करके निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स कुछ दिया हुआ है, मैं निकालने में इंटरेस्टेड हूँ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा ज़रा सोचिए। -2x³ का डिफरेंशिएशन कितना सर, ये हो जाएगा -6x²। 3x² का डिफरेंशिएशन कितना सर, वो हो जाएगा आपका +6x। -6x का डिफरेंशिएशन कितना, -6, और ये कितना है +5। बहुत बढ़िया। और ये सब कब है, आई एम रियली सॉरी, 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 0। तो ये कुछ ऐसा है -6x² + 6x - 6। ये सारी कहानी तब है जब आपका x क्या है, नेगेटिव। सुनते जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें हम कर रहे हैं। x जब ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो डिफरेंशिएशन कितना है -2x है ना, और -1। बहुत बढ़िया। ये सब कब, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब 2-3 बातें सिंपल से ऑब्जर्वेशंस देखिएगा, आप कैसे चीज़ें कह पाएंगे वो समझाना चाह रहा हूँ। मैंने एक काम क्या किया कि लेट्स से 6 कॉमन ले लिया। आप -6 भी ले लो तो कोई बुराई नहीं है। जैसे यहाँ से मैंने -6 कॉमन ले लिया, -6 अगर कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, x² -x + 1। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से भी -1 माइनस कॉमन ले लिया तो नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x + 1। अब देखो, ये डेफिनेशन यहाँ से हट गई, ये डेफिनेशन यहाँ से हट गई, कोई परेशानी तो नहीं। मैं यहीं पर सारी चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ। ये कब है, जब आपका x नेगेटिव है, और ये कब है, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। कोई परेशानी यहाँ तक। अब 2-3 बातों पर मुझे आपके जवाब चाहिए, ध्यान से नोटिस करना। मुझे बस ये बताओ एफ डैश एक्स, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए कैसा है सर, ध्यान से देखना। x² - x + 1, पहले इस पर बात करते हैं, है ना।
मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, आई होप हम सही जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, बढ़िया है ना। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, जो कि क्या है पॉजिटिव। इसका मुझे डिस्क्रिमिनेंट बता सकते हो क्या, डिस्क्रिमिनेंट होगा माइनस बी, मतलब बी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1, माइनस 4ac, तो कितना आ रहा है -3, जो कि क्या है नेगेटिव। आप मेरी बात सुन रहे हो क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, मतलब ये एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला जो कि हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आपका हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। अच्छा, अगर मैं इसे -6 से मल्टीप्लाई करूँ तो, अगर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को -6 यानी एक नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो आपके इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं पहले तो ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि एक्स की सर नेगेटिव वैल्यू छोड़ो, एक्स की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए ये नेगेटिव है। तो मैं पहले तो ये कंक्लूड कर पाया कि आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला x की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए ही नेगेटिव है, तो x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए तो नेगेटिव होगा। तो मैं ये कह पा रहा हूँ कि ये जो है आपका ये नेगेटिव है। क्या आपको ये बात समझ आई? एक और बात, जब x पॉजिटिव है, आई होप मुझे शायद ये बात बताने की ज़रूरत नहीं, आपने इतना कॉमन सेंस है कि जब x पॉजिटिव है, जब x 0 या 0 से बड़ा है ना, आई रिपीट, जब x 0 या 0 से बड़ा है तो 2x क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। 2x प्लस 1 क्या होगा सर, वो आपका 1 या 1 से बड़ा होगा। इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव अगर मैं निकालूं तो 2x प्लस 1 जो है आपका, आई होप आप सुन पा रहे हो, नेगेटिव मतलब माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा -1। तो शेलाई से जो आपका ये एक्सप्रेशन है -2x प्लस 1, ये किन सारी बातों के लिए चेक कर रहा हूँ मैं x की सारी 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए चेक कर रहा हूँ। ये हमेशा कैसा होगा, ये हमेशा -1 से छोटा होगा, -1 के इक्वल से छोटा होगा। शेलाई से -1 के इक्वल से छोटा होना मतलब 0 से छोटा होना, मतलब शेलाई से नेगेटिव ऑफ 2x प्लस 1 आपका हमेशा 0 से छोटा होगा x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। अब एक समझदार शख्स ये सब नहीं करेगा, वो कॉमन सेंस लगाएगा, सर x की कोई भी 0 से बड़ी वैल्यू ट्राई करो, ये 0 प्लस 1 से बड़ी होगी, उसका नेगेटिव मतलब हमेशा -1 से छोटा होगा, मतलब ये 0 से छोटा होगा। तो मैं ये कह पा रहा हूँ कि ये भी आपका हमेशा 0 से छोटा होगा। कुछ बात समझ आई? 0 पर अभी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, 0 पर अभी मैंने ज़्यादा जानकारी नहीं ली है, पर 0 से पहले भी इसका डेरिवेटिव और 0 के बाद में भी इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। मतलब f' 0 से पहले और 0 के बाद नेगेटिव है, मतलब आपकी स्लोप नेगेटिव है, मतलब आपका कर्व डिक्रीजिंग है, मतलब आपका कर्व x से 0 से पहले और 0 के बाद डिक्रीजिंग है। पर 0 पर भी चेक कर लेना वाजिब बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। पर क्या ये कंक्लूजन समझ आया आपको कि जब हमने कहा कि यहाँ भी डिक्रीजिंग और यहाँ भी डिक्रीजिंग है, पर सवाल यही आता है सर कि क्या आप 0 पर भी चेक कर रहे हो? क्योंकि सर 0 पर थोड़ा सा देख लो, कोई समस्या तो नहीं आ रही, तो मैं देख लेता हूँ। मैं 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ। 0 को जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया, मतलब 0 को नहीं, इस फंक्शन को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब 0 को अप्रोच किया लेफ्ट हैंड साइड से इस फंक्शन पर, तो क्या होगा देख लेते हैं। 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना मतलब ये, तो देखो ज़रा 0 0 0, तो ये कितना आया 5, कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा, जब 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच किया इस फंक्शन में, जब 0 को 0 से बड़ी वैल्यू से अप्रोच किया तो ये फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसे, तो 0 0 और ये कितना है 1। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो सर 0 के नेबरहुड में इस फंक्शन का जो बिहेवियर है ना, वो 5 से 1 पर शिफ्ट हो रहा है। मतलब देखो 0 से पहले डिक्रीजिंग रहा, मतलब ऐसा ग्राफ रहा, 0 पर जब लेफ्ट हैंड साइड से आया तो ये किस तरफ जा रहा था, ये 5 पर जा रहा था। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मैं इस ग्राफ को बनाकर बताता हूँ। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा ही बनेगा, पर मैं कह रहा हूँ इसके जैसा बनेगा। बहुत गौर से सुनना, इसका जो ग्राफ बनेगा वो समझना। मैं पहले तो क्या प्रूव कर पाया कि सर 0 से पहले ये डिक्रीजिंग था। अच्छा, अच्छी बात है। जब 0 से पहले डिक्रीजिंग था तो जब आप 0 पर पहुंचे तो कितना हो रहा था, 5 हो रहा था। तो 0 पर ये क्या वैल्यू ले रहा होगा, 0 पर ये 5 लेता, लेकिन ये कुछ ऐसा था, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन था, तो ऐसा था। सुन रहे हैं आप लोग? ये कुछ इस तरीके से अपना एक डिक्रीजिंग फंक्शन था, है ना, ऐसा बना दिया मैंने। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ सर कि 0 पर ये कितना हुआ 1, आई होप आप देख पा रहे हो, और 0 के बाद वापस से क्या रहा, 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए डिक्रीजिंग। तो 0 पर ये क्या हुआ, 0 पर ये हुआ 1, है ना, और इसके बाद वापस डिक्रीजिंग रहा, तो मान लो कुछ ऐसा रहा। आप सुन रहे हो मेरी बात? तो क्या मैं देख पा रहा हूँ ये स्पष्ट तौर पर एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि 0 से पहले भी डिक्रीजिंग, 0 पर भी डिक्रीजिंग। तो जाहिर तौर पर मैं कंक्लूड कर पाऊंगा कि सर आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज होता है सारी ही रियल वैल्यूज़ x के लिए।
क्या अब आप कंफर्टेबली ये थॉट, ये सेंस बिल्ड कर पा रहे हो, ये बात डेवलप कर पा रहे हो कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का क्लासिफिकेशन डेरिवेटिव के थ्रू हम कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल तो नहीं है। आई होप अब आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हो कि चीज़ें कैसे होंगी और अब आपको क्लियर हो रहा है हर एक बारीकी जो हमने अभी तक एक्सप्लोर की है कैसे हमारी हेल्प करती है जानने में कि चीज़ें एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। ये जो तैयारी आपकी चल रही है ये IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की चल रही है। इस प्रिपरेशन में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर लिया है, अब हम कैलकुलस पर हैं। इसके बाद वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, देन अलजेब्रा और आखिर में ट्रिग्नोमेट्री के साथ आपकी प्रिपरेशन को कंक्लूड करेंगे। इस प्रिपरेशन में हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। जो तैयारी है आपकी वो इसी तरीके से एग्जीक्यूट होती है कि हम कंसेप्ट, एग्जाम्पल्स, असाइनमेंट क्वेश्चंस और आपको JEE एडवांस के PYQs के साथ चैप्टर को कंक्लूड करवाते हैं। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। आई थिंक इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक, अगले कंसेप्ट के साथ नई चीज़ शुरू करेंगे। लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।